हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, बेसिकली जो सारे टॉपिक्स हैं ई वे बिल से रिलेटेड, या फिर इस चैप्टर में दूसरा द टॉपिक था जीएसटी का। जीएसटी क्या होती है, जीएसटी की रिटर्न कैसे फाइल की जाती है, आईटीसी क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईएसटी क्या होता है, टीडीएस क्या होता है, टीसीएस क्या होता है, या फिर और आईटीआर क्या होता है। और अगर हम देखें तो बेसिकली हमने सारी ई वे बिल से रिलेटेड जीएसटी आर 1, 2, 2A, 2B, GSTR 5, 6, 3A, 3B, GSTR 7, 8, 9, 10, 11 तक हमने सारी जीएसटीआर को पढ़ लिया है ना। और चालान बनाना भी सीख लिया था। अब फिर क्या देखा था, ऑनलाइन जीएसटी टैक्स कैसे जमा किया जाता है। वहां पे जीएसटी की वेबसाइट पर गए थे, उसमें वहां से हमने लॉगिन किया था, रजिस्ट्रेशन करना भी सीखा था। फिर ऑनलाइन ई फाइलिंग देखी थी कि ई फाइलिंग क्या होती है, ई फाइलिंग करने के फायदे क्या होते हैं किसके लिए। जो अभी तक आईटीआर में इनकम टैक्स में ऑफलाइन का ऑप्शन अवेलेबल है, वो दो कैटेगरी कौन सी थी, ये सब चीजें देखी थी। फिर देखा था कि हम आईटीआर मतलब कि इनकम टैक्स रिटर्न को फिल कैसे करते हैं। फिर देखा था कि जो वेरिफिकेशन होती है रिवाइज रिटर्न की, वो कैसे होती है, और उसमें क्या क्या ऑप्शंस आते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद इनकम टैक्स में जब हम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो उसके बाद जो क्विक लिंक्स के ऑप्शन आते हैं, हमें वहां से क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, ये सब समझाता है ना। तो आज हम इस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो अपने थियोरिटिकल नोट्स पर वापस आएंगे और टॉपिक लिखेंगे यहाँ पर। ये भी आपको एक बार रिवाइज करा लेती है क्योंकि ये वाले वर्ड्स इसमें यूज होंगे। देखिए, हमने क्या पढ़ा था इससे प्रीवियस सेशन में, कौन सा चार्ज अप्लाइड होता है, वो कौन सा टैक्स अप्लाइड होता है जब हम प्रॉपर्टी को सेल करते हैं। कैपिटल गेन टैक्स मतलब कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, ये दो तरह के होते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग टर्म में देखा था कि अगर कोई प्रॉपर्टी जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, एंड अगर कोई और ज्वेलरी हम सेल करते हैं 3 साल के बाद, तो वो होती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अगर 3 साल के अंदर सेल कर देते हैं, बेच देते हैं आप, मतलब जब हमने उसे खरीदा होता है उसके 3 साल के अंदर ही बेच देते हैं, तो वो आती है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। फिर देखा था ऐसे ही प्रॉपर्टी जैसे लैंड हो गई, जमीन से रिलेटेड लैंड हो गई, हाउस हो गई, शॉप हो गई, तो 2 साल के अंदर अगर हम इसे बेच देते हैं तो शॉर्ट टर्म, 2 साल के बाद बेचेंगे परचेज की हुई डेट के, तो ये क्या होगा, लॉन्ग टर्म में आ जाएगा। ऐसे क्या देखा था, शेयर का देखा था। ठीक है, तो शेयर खरीदने के 1 साल बाद बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। ऐसी प्रॉपर्टी अगर खरीदने के 1 साल के अंदर बेची जाती है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। और आज किसकी बात करने वाले हैं, इसी से रिलेटेड है थोड़ा सा वो टॉपिक, इतना कुछ हार्ड नहीं है। तो यहाँ पर लिखते हैं टैक्स रेट्स ऑन प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग द प्रॉपर्टी। क्योंकि प्रॉपर्टी जो हमने बेची थी, प्रॉपर्टी बेचने से जो हमें प्रॉफिट पर किस रेट से जो टैक्स लगता है वो किस रेट से लगेगा। ठीक है, तो ये समझना होगा। ये समझना होगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर शेयर बाजार में आप 1 साल से ज्यादा की टाइम के लिए शेयर खरीदते हैं, मतलब कि मोर देन 1 ईयर के लिए आप शेयर परचेज करते हैं, शेयर बाय करते हैं, तो 1 साल के बाद उसे बेचने से हुई जो आपकी इनकम होगी ना, 1 साल के बाद आप उसको बेचेंगे, तो उससे जो इनकम होगी उसको क्या करेंगे, वो क्या कहलाएगी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाती है। मतलब कि शेयर की बात हो रही है, मोर देन 1 ईयर, तो ये क्या कहलाती है, लॉन्ग टर्म
कैपिटल गेन ठीक है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 1 लाख रुपए तक की कमाई पर अब क्या होता है कि आपका कोई भी टैक्स नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैं नीचे लिखती हूँ अप टू 1 लाख नो टैक्स चार्ज। 1 लाख तक कैपिटल गेन पर कोई भी चार्ज नहीं लगता है। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 1 लाख की कमाई होती है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। लेकिन अगर उससे ज्यादा की अगर कमाई हो जाती है, इफ इनकम इज मोर देन 1 लाख, तो कितना परसेंट लगेगा? 10%। ठीक है। तो अगर उससे ज्यादा की इनकम पर फ्लैट टोटल 10% का टैक्स लगता है तो इस बात से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आप किस टैक्स स्लैब में आते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि आपकी इनकम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितनी आपकी 1 ईयर से ज्यादा की, अगर 1 लाख से ज्यादा हो जाएगा तो आपका टोटल फ्लैट कितना लगेगा? 10% टैक्स लग जाएगा उस पर। और अगर आपको ये वाली बात तो पता ही है, अगर आपकी टोटल इनकम 2.5 लाख नहीं है तो आपका कोई भी टैक्स आपको पे नहीं करना होता। यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ भी है। वापस आते हैं अगर ऊपर, जब हम इनकम टैक्स रेट स्लैब के बारे में पढ़ रहे थे अलग अलग तरह के, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट था कि फॉर इंडिविजुअल्स विद एन एनुअल इनकम अप टू 2.5 लाख टैक्स रेट इज नन। कोई भी टैक्स चार्ज उनको नहीं होता है जिनकी इनकम 2.5 लाख तक होती है, मतलब कि 2.5 लाख से कम होती है। उन पर जो गवर्नमेंट होती है वो कोई भी टैक्स चार्ज नहीं करती है, क्योंकि वो उनकी नजर में, गवर्नमेंट की नजर में ज्यादा इनकम नहीं होती है। वैसे भी आजकल इतनी महंगाई है तो उस पर टैक्स चार्ज नहीं होता। तो यहाँ तक देखिए हमने मोस्टली सभी टॉपिक पढ़ लिए हैं। अब एक लास्ट टॉपिक बचा, इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है ये, फिर भी बता देती हूँ कि जो ऑनलाइन एडवांस टैक्स चालान 280 फॉर्म कैसे भरा जाता है। मतलब कि ऑनलाइन एडवांस टैक्स जो होता है वो चालान 280 फॉर्म के थ्रू कैसे फिल किया जाता है। तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जब किसी पर्सन, कंपनी या फर्म या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसकी इनकम ज्यादा होती है टैक्स को पे करने में, चालान 280 का उसको इनकम टैक्स में मतलब दिया हुआ है कि ऐसे करना होता है। तो जब उसे देख लिया जाता है तो उसके बाद उस पर्सन, उस कंपनी या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन की इनकम पर लायबिलिटी बन रही होती है, तो उसे चालान के थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वहां पर प्रेजेंट होना होता है। तो गवर्नमेंट इस टैक्स को एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स द्वारा चार्ज करती है। ठीक है। इन टैक्स को चालान 280 मतलब 280 वाला, ठीक है। इन टैक्स को चालान 280 के थ्रू ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन किसी भी तरह से आप सही समय पर टैक्स को फिल कर सकते हैं, यहाँ पर पे कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट की जो आय, गवर्नमेंट जो होती है वो इनकम को जो काउंट करती है, इनकम को देखती है, वो किसके अनुसार देखती है? फाइनेंशियल ईयर के 3 चीजों को वो फोकस करती है कि टैक्स जो है वो चार्ज करना है या नहीं। फर्स्ट होता है कि पर्सन से एडवांस टैक्स व सेल्फ असेसमेंट टैक्स के थ्रू वो टैक्स चार्ज करती है। सेकंड होता है फिर टीडीएस। टीडीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो आपको ही बताया था जब भी ट्रांजैक्शन होते हैं तो ट्रांजैक्शन के वक्त जो होता है टैक्स से डिडक्ट होता है, कटता है। तो वो जो कटौती होती है उसको क्या बोलते हैं? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के थ्रू भी करती है। और थर्ड पॉइंट क्या होता है? टीसीएस। टीसीएस क्या होता है? टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो इसमें क्या होता है, जब ट्रांजैक्शन हो रही होती है, मतलब सेल परचेज हो रहा होता है, पेमेंट ली या दी जा रही होती है, तो उसमें ट्रांजैक्शन के वक्त क्या होता है कि जो टैक्स कलेक्ट होता है उसे बोलते हैं टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो यहाँ पर ये वाला चैप्टर जो है बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। तीनों आपको बता भी दिए पॉइंट्स इसमें। तो अभी इसमें इतना इम्पोर्टेंट कुछ बचा नहीं है। बाकी इनकम टैक्स में रिफंड ये सब इतना वो नहीं है।
आप ऑनलाइन जब फॉर्म को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अभी हमारा नेक्स्ट सेशन क्या स्टार्ट होने वाला है, टैली प्राइम में बजट बनाएंगे, कॉस्ट सेंटर बनाएंगे, आइटम की एक्सपायरी डेट जो होगी वो सब सेट करेंगे, क्रेडिट लिमिट देखेंगे कैसे सेट करते हैं। फिर उसके बाद हमारा जो पेरोल वाला टॉपिक है वो स्टार्ट हो जाएगा। बस अब जो है बहुत बेसिक से मेन टॉपिक बचे हैं जो टैली प्राइम में सबको यूज करना आने चाहिए, ठीक है। तो इसको यहाँ से हटा देते हैं। हमने जीएसटी भी देख लिया, आईटीआर भी देख लिया और ई फाइलिंग भी देख लिया है, ठीक है। तो टैली प्राइम पे वापस आते हैं और यहाँ पर अपने सेशन को वाइंड अप करेंगे। आई होप आपको सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।